पता है, हम एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनने का प्लान करते हैं, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी सोचते हैं। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको हम हमेशा इग्नोर और अवॉइड करते चले जाते हैं, वो है फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग कह लीजिए या फाइनेंशियल एजुकेशन कह लीजिए। इवन 80 टू 90% कॉमर्स स्टूडेंट्स भी अपनी पर्सनल बैलेंस शीट या अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखिएगा। उसका कारण यह है कि कई बार हमें यह चीज बड़ी बोरिंग या फिर पेचीदा लगती है। मगर जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए या कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो कठिन सब्जेक्ट को आसान शब्दों में समझा दे, तो वो चीज फिर करना हमारे लिए आसान हो जाती है। लेकिन हमें भी कमिटेड रहना होता है कि जो चीज कलरफुल नहीं है, जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उसे करें जरूर। तो आज की बुक समरी जो है वो फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में है। समरी का टाइटल है वन पेज फाइनेंशियल प्लान। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप बुक समरीज और स्टोरीज को सुनते हैं, पढ़ते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की बुक समरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और इसका टाइटल ही बताता है कि ये कितनी आसान होगी। वन पेज फाइनेंशियल प्लान, जिसे लिखा है कार्ल रिचर्ड्स ने। कार्ल रिचर्ड्स एक ऑथर, फाइनेंशियल प्लानर और बीएएम अलायंस के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही वो स्केच गाय कॉलम के क्रिएटर भी हैं, जो कि न्यूयॉर्क टाइम में वीकली पब्लिश होता है। कार्ल रिचर्ड्स को ओपेरा.com, मार्केट प्लेस मनी और फोर्ब्स.com जैसी पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर भी फीचर किया गया है। वो एक जाने माने स्पीकर भी हैं, जो कि अपनी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंसेस के लिए दुनिया भर में घूमते हैं और सभी को एजुकेट भी करते हैं। तो वन पेज फाइनेंशियल प्लान एक ऐसा वर्जन है जो कि समझने में बेहद ईजी और सिंपल है, ताकि एक एवरेज इंसान को भी समझ में आ सके और उन्हें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सके। इस समरी में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई भी मुश्किल शब्द या कोई ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जिनका मतलब समझने में आपको परेशानी हो, और ना ही ये आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो फिर सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को खूबसूरती से जानने और समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी वन पेज फाइनेंशियल प्लान बाय कार्ल रिचर्ड्स। ज्यादा ऑप्शन का मतलब है ज्यादा चिड़चिड़ाहट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास चूज करने का फ्रीडम है, पर असल में यह हमें और भी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देती है। कार्ल रिचर्ड्स के डॉग जीक को पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉग की कंडीशन चेक करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें 3 ऑप्शन दिए। बाकी लोगों की तरह कार्ल भी एक बिजी आदमी है जिसके पास बहुत काम होता है। उनका अपना काम, बच्चे, खाना, घर के बिल्स वगैरह वगैरह, यानी उन्हें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें अपने डॉग की भी फिक्र है, इसलिए उनके पास ऑप्शन चूज करने का टाइम नहीं था। कार्ल ने कुछ बेचैन होते हुए कहा, देखिए मेरे पास ऑप्शन चूज करने का टाइम नहीं है, आप ही बता दीजिए क्या बेस्ट है, हम वही करेंगे। हालांकि डॉक्टर बार बार उन्हें ऑप्शन दे रहा था कि उनके पास क्या क्या चॉइस है, लेकिन कार्ल और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। आखिर में वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्हें चिल्लाकर अपनी बात कहनी पड़ी। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि कुछ भी डिसाइड कर सकूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ही कोई राइट ऑप्शन सजेस्ट कीजिए। इस तरह की बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग सिर्फ हमारे घरेलू मामलों तक ही सीमित नहीं है। जब बात फाइनेंस की हो तब भी हमें इसी तरह की फीलिंग होती है। और बात अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की हो तो आपको कई लोग मिलेंगे जो अपनी एडवाइस देंगे। इस टॉपिक पर आपको कई किताबें और मैगजीन भी पढ़ने को मिलेंगी। लोग आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे। यही एक मेन रीजन है कि बहुत से लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन पेज फाइनेंशियल प्लान, जो कि एक ऐसी बुक है जिसमें ऑप्शन देकर कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। ये आपको ऐसे स्टेप्स की तरफ लेकर जाएगी कि आप खुद ही अपना फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, डिस्कवरी। पहला कदम जो आपको एक ग्रेट फाइनेंशियल प्लान बनाने की राह में उठाना है, वो है ये पता करना कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आखिर हैं कहां पर। कहीं आप बहुत पीछे तो नहीं हैं, या अपने गोल के पास हैं, या फिर काफी आगे निकल चुके हैं। इस स्टेप को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों को यह पता करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है कि उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, जबकि कुछ लोगों को यह फौरन पता चल जाता है। यह स्टेप कंप्यूटेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी या किसी कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में नहीं है। ये पैसे को लेकर आपके डर को फेस करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, और यह पता लगाना है कि क्या आपके एक्शन आपको अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं या नहीं। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि सिंपल का मतलब हर बार इजी नहीं होता। आज हम आपको 3 स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो खुद से एक सवाल करो, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको इस सवाल के जवाब में पता चलेगा कि आप पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। पैसा आपको इनसिक्योर नहीं बनाता, बल्कि जिस वजह से आप मेहनत करते हो और इनसिक्योर फील करते हो, उसके पीछे वजह है वो सारी चीजें जो हम पैसों से खरीद सकते हैं, न कि खुद पैसा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, कार्ल एक बार अपने दो सक्सेसफुल फ्रेंड से बात कर रहे थे जो कि मैरिड कपल थे। कार्ल ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो उन्होंने जवाब दिया कि पैसा उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में और डिस्कस किया तो वाइफ ने फाइनली रियलाइज किया कि वाकई में पैसा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ, पर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इसके लिए कभी टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए इतना हार्डवर्क जो कर रही हूँ। अपने जवाब पर न सिर्फ उसका हस्बैंड बल्कि वो खुद भी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पैसा उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह के सवाल का जवाब देना अनकंफर्टेबल और मुश्किल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इससे आपके दिल में छुपे कुछ राज बाहर आने का डर है जो आप याद नहीं करना चाहते। मगर ये स्टेप इंपॉर्टेंट भी है ताकि आप समझ सकें कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन का आपकी वैल्यूज के साथ में एक गहरा रिश्ता है। अगला कदम होगा अपने फाइनेंशियल गोल्स को गैस करना, यानी आपको यह अंदाजा हो जाए कि आखिर आपके मनी मैटर से रिलेटेड गोल्स क्या हैं। जी हां, गैस टर्म ही यहां यूज होगी क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। होता क्या है कि ज्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होती है और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो फाइनेंस अपने आप में एक लॉजिकल चीज है, लेकिन यह भी सही नहीं होगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कोई बाउंड्रीज सेट कर लें। इस तरह के सवाल पूछना गलत होगा कि आप फ्यूचर में कितने का घर खरीदने की सोच रहे हो, या फिर आज से 10 साल के बाद आपके खर्चे कितने बढ़ चुके होंगे। सच तो यह है कि हम अपनी पूरी लाइफ पहले से प्लान नहीं कर सकते। यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइफ हमेशा बदलती रहती है। लाइफ में आज जो है वो कल नहीं होगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम इसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन वहीं इसके अपोजिट हम फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान करके नहीं रख सकते। अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी को अवॉइड करने की कोशिश ही फिजूल है। इससे अच्छा होगा कि हम इसे अपना लें। फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल आपको एक झूठी तसल्ली देना नहीं है, बल्कि ये आपको फ्यूचर की किसी भी अनचाही सिचुएशन के वक्त में हेल्प करती है। फाइनेंस के बारे में गेस करना ऐसा ही है जैसे कि आप यूरोप के ट्रिप पर जा रहे हो। अपनी जर्नी के लिस्ट के हिसाब से हर चीज प्लान करने के बजाय बेटर यह होगा कि कुछ चीजें अनप्लान्ड ही रहने दी जाएं। यानी जो होगा देखा जाएगा। इससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी कि आप अपनी चॉइस से आउट ऑफ प्लान चीजें कर सकते हो, जैसे किसी गर्म दिन में स्विमिंग करना या फिर एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना जो कि आपके ट्रैवल बुक में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। थर्ड स्टेप में हम उस प्रोसेस की बात करेंगे जिससे आप खुद की पर्सनल बैलेंस शीट बना सकें। नहीं, यह नाम सुनकर डरिए मत। यह उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि आमतौर पर फाइनेंशियल प्लानर बनाते हैं। यह पर्सनल बैलेंस शीट जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी रिजल्ट देती है और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूज करती है जो अवेलेबल हो। पर यह किया कैसे जाता है? तो आपको करना क्या है कि खाली पेपर लेना है और बीच में एक लाइन खींचनी है। लाइन के लेफ्ट साइड में लिखो एसेट्स और राइट साइड में लिखो लायबिलिटीज। बेसिकली आपकी पर्सनल बैलेंस शीट में दो ही तरह की चीजें होंगी और वो चीजें हैं आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज। जब आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी तो आपको खुद ही अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चल जाएगा। एसेट साइड पर आपको हर वो चीज लिखनी है जो आपकी है, उसका एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको लिखना है। एसेट में आपका बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ठीक ऐसे ही लायबिलिटी साइड में हर छोटे से छोटा खर्चा जो आपने किया है वो लिखो और साथ में एग्जैक्ट अमाउंट भी लिखो। इसमें आपकी मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड की डेट और लोन आते हैं। तो देखा आपने, ये कितना सिंपल है। पर चाहे कितना भी सिंपल हो, ज्यादातर लोग तो इतना भी एफर्ट नहीं करना चाहते। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, स्पेंडिंग एंड सेविंग। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कवर कर लेने के बाद अब बारी आती है एक्शन लेने की और अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाने की। कुछ लोग इस स्टेप को इग्नोर करके ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टिंग जैसे सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे फाइनेंशियली स्टेबल हो या आपके ऊपर काफी कर्ज हो, तो भी ये कहकर सेविंग न करने के बहाने नहीं ढूंढ सकते कि आप इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए भी आपके पास या तो कैपिटल होना चाहिए या एक बैकअप प्लान, ताकि अगर आपको भारी नुकसान उठाना पड़े तो आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकें। तो पहली चीज है अपना फाइनेंस का बजट बनाना, जो कि एकदम ईजी है और जरूरी टास्क भी है। फिर भी ज्यादातर लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। बजटिंग कोई सजा नहीं है और ना ही इसमें आपको नंबर्स में उलझना है। बजटिंग इसलिए की जाती है कि आप फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन को लेकर अवेयर रहें और आपको पता हो कि आप जो मेहनत से पैसा कमाते हैं वो कहां और किस तरह से खर्च हो रहा है और आपको कितना सेव करना चाहिए, जो कि बजटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बजटिंग बस एक टूल है जो कि आपको हेल्प करेगी कि आपके एक्शंस आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाएं। बजटिंग का मतलब है उन सारे खर्चों का लेखा जोखा जो कि आप करते हैं, यानी छोटी से छोटी चीज जिस पर आपका पैसा खर्च हुआ है, यहां तक कि आपका मंथली खर्च भी बजटिंग में आता है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट बजटिंग की जाए। आप इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए जितनी मर्जी उतने टूल्स यूज कर सकते हैं और उसे मजेदार भी बना सकते हैं।
बजटिंग का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक्शन लेना भी है। एक बार आपने अच्छे से अपने इंश्योरेंस, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट वगैरह का बजट बना लिया, फिर आपको स्ट्रिक्टली उस पर चलना होगा। इसके लिए आप ऑटोमेटिक पेमेंट चूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि इसके लिए आपके पास राइट टूल्स भी होने चाहिए। जैसे मान लो आपने हर महीने $500 सेव करने का डिसीजन लिया, इसलिए अब आपको अपने बैंक में एक अलग अकाउंट बनाना होगा जहां आपके $500 ऑटोमेटिकली सेव हो जाएं। इसी तरह से आप अपने फिक्स मंथली बिल जैसे रेंट या मॉर्टगेज, इंटरनेट के खर्चे भी ऑटोमेटिक कर सकते हो। इस तरह से आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि आप अपने गोल्स के हिसाब से चल रहे हो और आपकी फाइनेंशियल टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। मान लो हम अपने फाइनेंस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस केस में हमें अपने हर फालतू खर्च का भी हिसाब किताब रखना होगा। जब तक हम अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं हो सकता। हर कोई जानता है कि हर कंपनी रिटायरमेंट प्लान ऑफर करती है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको अपना रिटायरमेंट प्लान खुद हैंडल करना होगा। लोग कहते हैं कि अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए सेव करने का गोल्डन रूल है कि अपनी सैलरी का 15% सेव करो, पर सच तो यह है कि यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर आप वाकई में पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि कितना अमाउंट सेव करना सही होगा। सेविंग से पहले एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करने से आपके सारे बाकी के खर्चे अच्छे से निकल आएंगे। सेविंग बीच में रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन में आए तो पैसा सेव करो, वरना नहीं। पैसा सेव करो चाहे आपको कई दफा अपना मन मारना पड़े। इसलिए हो सके तो इसे एक हैबिट ही बना लो। हालांकि हर कोई फ्यूचर सेविंग के लिए आज का एंटरटेनमेंट नहीं छोड़ना चाहता। जैसे कि हर मंडे $100 सेव करना इजी और फुलफिलिंग लगता है, पर फ्राइडे आते आते आप पार्टी के मूड में आ जाते हैं। वीकेंड पर आप खूब खाना पीना, शॉपिंग करना और एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे में हर मंडे आप सिर्फ $25 ही बचा पाएंगे। असल में सेविंग करने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। लोग इसलिए भी सेव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद को फ्यूचर से जोड़कर नहीं देखते। उन्हें लगता है कि लाइफ आज तक ही सीमित है, इसलिए इसे आज ही एंजॉय करो। लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि उनके एक्शन का रिजल्ट क्या होगा। तभी तो लोग फ्यूचर के लिए सेव करने की बजाय आज में सब उड़ा देते हैं। जब तक लोगों को एहसास नहीं होगा कि उनकी सेविंग उन्हें फ्यूचर में कितना हेल्प करेगी, वो तब तक प्रेजेंट में सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत छोड़नी होगी और आज से ही सेविंग स्टार्ट करनी होगी। तुरंत मजा या खुशी देने वाली चीजों और हैबिट पर कंट्रोल करने से हम अपने फालतू के खर्चे को अवॉइड कर सकते हैं। कॉफी, सिगरेट और बिना सोचे समझे शॉपिंग करने जैसी हैबिट से छुटकारा पाकर भी हम अपना काफी पैसा सेव कर सकते हैं। कई बार हमारे बड़े बड़े खर्चों की वजह होती है हमारी बेवजह की शॉपिंग, यानी जो अच्छा लगा तुरंत खरीद लिया। जैसे किसी शॉप में जाते ही अचानक से आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो गई, या फिर आपने सिर्फ सुंदर कवर देखकर ही कोई बुक खरीद ली, या फिर रास्ते में किसी दुकान से यूं ही परफ्यूम खरीद लिया जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपने प्लान किए बगैर ही खरीद ली और इनकी वाकई में आपको कोई भी जरूरत नहीं थी। फिजूल खर्ची बाद में हमेशा हमें फ्रस्ट्रेटेड फील कराती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। अपना पास्ट हमेशा याद रखो, लेकिन उसके लिए जियो मत। अब आपके पास फ्रीडम की चॉइस है कि आप बेटर और बेटर बन सकते हो। अफसोस करना छोड़ो और सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो आज से ही बजटिंग शुरू कर दो और अपनी कड़ी मेहनत की कमाई हमेशा सोच समझ कर खर्च करो। बजटिंग और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है इन्वेस्टिंग। हर कोई स्टॉक मार्केट के नाम से ही एक्साइटेड हो जाता है और यही एक टॉपिक है जिस पर लोग ज्यादातर डिस्कस करते हैं। किसी भी फाइनेंशियल मीटिंग में ज्यादातर कुछ इस तरह के सवाल उठते हैं। क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? क्या ये बहुत रिस्की होगा? क्या इतना इन्वेस्ट करना ठीक होगा? असल में हर कोई अमीर होने का आसान सा रास्ता ढूंढना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा स्टॉक मिल जाए जो उसे रातों रात अमीर बना दे। लेकिन इन्वेस्टिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको माला माल कर देगी। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को एक रिटायरमेंट प्लान की तरह देखते हैं जो उनका फ्यूचर फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर बना दे। लेकिन इन्वेस्टिंग इससे कहीं बढ़कर है। यह आपको सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी सेफ्टी इंश्योर कर सकती है, ताकि आप रात को चैन की नींद सो सकें। इस चैप्टर में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। पहला है अपना पैसा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना और यह पता करना कि आपके लिए कितना पैसा जरूरी है। इंश्योरेंस इमोशनल लॉस का रिप्लेसमेंट नहीं है। यह एक सिंपल तरीका है जो आपको न सिर्फ फ्यूचर में बल्कि प्रेजेंट में भी मन की शांति देगा। पहला सवाल जिसका जवाब आपको देना है वो ये है कि क्या आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही किसी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको उनसे पता करना होगा और यह देखना होगा कि आपके और उनके सेम बेनिफिट रिपीट ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हो या फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो फिर हाँ, आपको इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। मान लो आप मैरिड हो
और आपके अभी बच्चे नहीं हुए, मान लो आपने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की है और न ही अपना कोई करियर बनाया, तो अगर फ्यूचर में आपके पार्टनर की अचानक डेथ हो जाती है तो आप क्या करेंगे? ना तो आप पढ़े लिखे हो कि कहीं जॉब कर सकें और ना ही आपका कोई स्टेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो ऐसे में आपके लिए इंश्योरेंस लेना ही एक सॉल्यूशन है जो कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा सकता है। दूसरी चीज है अपना पैसा डेट में इन्वेस्ट करना। जैसा कि लोग समझते हैं उसके एकदम उल्टा, डेट हमेशा बुरा नहीं होता। डेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड या मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब होता है घर या कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए उधार लिया हुआ पैसा। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे 15% मिनिमम रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे में आपकी कोशिश यही होगी कि आप पैसे सेव करो और कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट के लिए जोड़ो। हालांकि अगर कोई आपको यह कहे कि अपने क्रेडिट कार्ड डेट पे करने से आपको सेम अमाउंट का रिटर्न मिलेगा, तो शायद आप इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। अपना क्रेडिट कार्ड डेट पे करके और एक अच्छा रिकॉर्ड रखकर आप बाद में मॉर्टगेज पर लो इंटरेस्ट रेट पा सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उन पर आपको हाई डिस्काउंट भी मिल सकता है। घर खरीदते वक्त मॉर्टगेज वन टाइम पेमेंट से बेटर होता है, जो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम और गोल क्या है। मॉर्टगेज होने से आप अपना पैसा दूसरी जरूरत की चीजों जैसे बच्चों की एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। थर्ड और लास्ट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मन बना ही लिया है तो अब आपको इसके बारे में जरूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। और जरूरी नॉलेज से हमारा मतलब है कि आप सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस और बाकी की इंफॉर्मेशन ही मत देखो, बल्कि स्टॉक की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। इन्वेस्टिंग में सिर्फ इंट्यूशन और गेसिंग से काम नहीं चलता, आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल नजरिए से भी सोचना पड़ता है। स्टॉक मार्केट सबके लिए अच्छी होगी जैसी कोई बात नहीं होती। चाहे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर कितना ही प्रेशर डालें कि वो आपको सही सही बता दे कि कब और कितना इन्वेस्ट करना है, तो भी आपको कोई बेस्ट जवाब नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप अपने पैसे को एकदम सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद रिसर्च करें। हालांकि ये बुक आपको निराश नहीं करेगी, वो भी तब जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको टॉप 3 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं जो आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट है डाइवर्सिटी। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना समझदारी नहीं है, डाइवर्सिफाई करना सीखो और अपने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करो। इन्वेस्टिंग में हम 60-40 का थंब रूल यूज करते हैं क्योंकि यही सबसे सटीक तरीका है। 60% हाई रिस्क या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में लगाओ, जबकि आपके पोर्टफोलियो का 40% किसी सेफ और कंजर्वेटिव स्टॉक्स में होना चाहिए, जैसे बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड। अब ये जो 60% हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 18% इंटरनेशनल स्टॉक्स में और 42 लोकल स्टॉक्स के लिए। ऐसा करना आपको अपना पैसा बैलेंस रखने में हेल्प करेगा और आपके पोर्टफोलियो को भी इंप्रूव करेगा। सेकंड चीज है लो कॉस्ट मेंटेन करो। अब क्योंकि इन्वेस्टिंग कई सालों से चल रही है तो कई लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं। इस बारे में कई रिसर्च और सर्वे हो चुके हैं, पर कोई सटीक जवाब किसी को नहीं मिला। सिर्फ एक चीज जो पता चली है कि आपको बेस्ट पॉसिबल हाईएस्ट रिटर्न मिले तो वो है आपका कॉस्ट। जितना ज्यादा पैसा आप स्टॉक्स खरीदने के लिए खर्च करेंगे उतना ही कम पैसा आपको लॉन्ग रन में मिलेगा। इसीलिए अपनी स्पेंडिंग कम करो और इन्वेस्टिंग में लो कॉस्ट मेंटेन करो। तीसरी चीज, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का रिलेशनशिप। लो रिस्क का मतलब है लो रिवॉर्ड, लेकिन हायर रिस्क का मतलब है हायर रिवॉर्ड। आपकी लड़ाई आपके हाथ में है कि आप अपने रिसोर्सेज और वैल्यूज के हिसाब से क्या चूज करते हैं। अगर आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आज अगर आपने सोच समझकर डिसीजन लिया तो कल आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे वोलेटाइल जगह है, यानी जहां हर रोज नए बदलाव होते हैं। इसलिए जीतना है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना होगा और उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। साल में एक बार आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होगा और टाइम टाइम पर खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी। बैलेंस शीट, बजटिंग और इन्वेस्टिंग तीनों ही के बारे में बहुत ही क्लैरिटी से समझाती हुई ये बुक समरी उस मोड पर आ जाती है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, ताकि हमने जो कुछ भी अभी तक सुना या पढ़ा उसकी लर्निंग को हम रिवाइज कर सकें। तो इस समरी ने आपको ऐसे सिंपल और इजी स्टेप्स बताए हैं जो आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प करेंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको जो प्रोसेस बताया गया है उससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे। 1 पेज फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले आपको सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना होगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। खुद से सवाल करें कि पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना है। इस समरी से आपने यह भी सीखा कि अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में कैसे गैस करें और कैसे अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनाएं, जिसमें आपके एसेट्स और लायबिलिटीज लिस्ट की गई हैं। इसके बाद जो चीज आपने समझी वो है बजटिंग।
यानी कि बजट बनाना जरूरी क्यों होता है और कैसे हम अपनी पेमेंट को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। आपने यह भी सीखा कि हम अपने बेकार के खर्चे कम करके पैसे सेव कर सकते हैं, खासकर वो चीजें जो हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और जिनकी असल में हमें कोई जरूरत नहीं होती। लास्ट में आपने इन्वेस्टिंग के अलग अलग मेथड के बारे में जाना, जिनमें पहला है इंश्योरेंस, दूसरा है डेट और तीसरा है स्टॉक मार्केट। आपने उन 3 टिप्स के बारे में भी जाना जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह है डाइवर्सिटी, लो कॉस्ट मेंटेन करना और रिस्क और रिवॉर्ड को स्टडी करना। इस समरी में जो टिप्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप इन स्टेप्स को लगातार फॉलो करते रहेंगे। आपने शायद नोटिस किया होगा कि इनमें से ज्यादातर स्टेप्स सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग को ही नहीं बल्कि आपके इमोशंस को भी यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि चाहे आप जी तोड़ मेहनत कर लो या लॉजिकल थिंकिंग यूज कर लो, लेकिन आखिर में है तो आप एक इंसान ही, एक इंसान जो थकता है, गलतियां करता है, लालच में भी आता है, पर इसके बावजूद इंसान के अंदर कुछ खूबियां भी होती हैं, जैसे कि वो बहादुर है, हिम्मती है, लगातार डटकर अपने रास्ते पर चलता है और कमिटेड भी है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस समरी को सुन चुके होंगे तो आप एक ऐसा इंसान बनना चाहेंगे जो अपनी लाख कमियों के बावजूद हमेशा खुद में इंप्रूवमेंट लाने की ओर पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता है। तो कमिटमेंट कीजिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल करने का, कमिटमेंट कीजिए फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीने का, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़े से एफर्ट्स करने ही होंगे। जब तक हम बेसिक्स को नहीं समझते तब तक हम किसी और को गाइड भी नहीं कर सकते और किसी और के गाइडेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ भी नहीं सकते। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इजी बनाती हुई इस बुक समरी को बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए और एक नई शुरुआत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस समरी की कौन सी बात, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा। मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं।